Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. This is the third and the last part of our nucleic acid hybridization talk, and you can see this is regarding colony hybridization. We all are very well aware of how to obtain colony on a semi-solid media, which could be LB agar. अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें एक मास्टर प्लेट नज़र आ रही है जिसके ऊपर कॉलोनी को ग्रो कराया गया है, और इस कॉलोनी को ग्रो कराने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इनोक्यूलम लगाने के लिए. इट कुड बी डायरेक्ट स्ट्रीकिंग, अ कॉन्टिन्यूस डायरेक्ट स्ट्रीकिंग, सिंगल स्ट्रीकिंग, और आप क्वाड्रेंट स्ट्रीकिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. क्वाड्रेंट, क्वाड इज़ फॉर अ क्वार्टर, और आपको पता है क्वार्टर मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा. तो क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे, 4 हिस्से. तो आपने क्वाड्रेंट मेथड में, स्ट्रीकिंग मेथड में, एक पेट्री प्लेट को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करके फिर उस पर स्ट्रीकिंग मेथड को करते हैं. अच्छा, इसकी हेल्प से आपको सुपीरियर क्वालिटी की सिंगल सेल सेपरेशन मिल जाती है. जब सेल्स आपके मीडिया के ऊपर सिंगल वे में सेपरेट होंगे और उनसे जब कॉलोनीज बनेंगी तो वो आपके पास ट्रू क्लोन्स होंगे, क्योंकि वो एक ही सेल से अराइज हुए हैं. सो दे आर एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ ईच अदर, एंड द कलेक्शन ऑफ सच क्लोन्स और रेप्लिका इज टर्म्ड एज द कॉलोनी. सो आपको क्या करना होता है, आपको इन कॉलोनीज में से अपनी वो कॉलोनी आइडेंटिफाई करनी होती है जिसमें आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है. तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लेंगे जिसको आप इसके टॉप पे रख देंगे. अब होगा क्या कि आपके जो बैक्टीरियल सेलुलर कॉलोनीज हैं उनमें से कुछ सेल्स नायलॉन मेम्ब्रेन के साथ स्टिक कर जाएंगे. अब आपको अगला काम क्या करना होगा, आपको इस नायलॉन मेम्ब्रेन को उठाना होगा और इसको किसी न्यू एगर के ऊपर रख देना होगा, किसी न्यू पेट्री प्लेट पे जिस पे आपने ऑलरेडी अपना एगर मीडिया बनाकर पोर किया हुआ है और वो रेडी है फॉर द रेप्लिका फिल्टरिंग. तो आप उसके ऊपर अपनी ये फिल्टर पेपर को रखेंगे. सो जस्ट लाइक आप ठप्पा लगाते हैं एक चीज़ का दूसरे के ऊपर और आप एक ही जैसे रेप्लिका ढेर सारे बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे आप इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को मल्टीपल एगर सर्फेसिस के ऊपर यूज़ करके एग्जैक्ट रेप्लिका प्लेट्स को बना सकते हैं. ओके, इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको मेम्ब्रेन को रिमूव करना है और उसके बाद आपने जो कॉलोनीज हैं उसके साथ अटैच्ड कॉलोनीज हैं उनको आप फिर डिफरेंट सॉल्यूशंस पे डिप करेंगे. दैट विल रिजल्ट इन डीनेचुरेशन, न्यूट्रलाइजेशन, वॉशिंग एंड ड्राई और फिक्सिंग ऑफ द डीएनए ऑन द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन. वंस इट इज़ डन, ये आप देख सकते हो बैक्टीरियल डीएनए अब इसके ऊपर फिक्स हो गया है. अब अगला स्टेप क्या होगा, आपने इसको हाइब्रिडाइज करना है विद द लेबल्ड प्रोब. देन यू हैव टू वॉश इट एंड देन यू हैव टू परफॉर्म द डिटेक्शन टेक्निक. इफ इट इज़ अ रेडियो लेबल प्रोब तो आपको ऑटो रेडियोग्राफी करनी होगी. अगर आपने फ्लोरेसेंट प्रोब यूज़ किया है तो आपने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के ज़रिए इसको डिटेक्ट करना होगा. अब देखें जहाँ पे डीएनए हाइब्रिडाइज करेगा उसके बाद आपने यहाँ पे चूँकि रेडियो एक्टिव लेबल की बात हो रही है तो एक्सरे फिल्म के ऊपर हम देख सकते हैं इनमें एक जगह पे सिर्फ हमें पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, और फिर इस सिग्नल को आप जाके मास्टर प्लेट पे या मदर प्लेट पर पिक करते हैं. पिक करने के बाद आप इसको किसी लिक्विड कल्चर में पहले जाके ग्रो कराते हैं, और अगर आपने इसको ज़रा मैसिव लेवल पे ग्रो कराना है, लेट्स से इट इज़ द वन विच कैरीज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिससे आपने प्रोटीन एक्सप्रेस करानी है, तो फिर आप इसको फ्लास्क में या फिर लार्जर बायोफर्मेंटर्स में ग्रो कराकर अपनी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल कर सकते हैं. अच्छा, यू कैन सी हेयर रेप्लिका प्लेटिंग, जहाँ पे आप वुडन ब्लॉक की हेल्प भी ले सकते हैं. वुडन ब्लॉक में आप क्या करेंगे, ये क्लीन स्टेरिलाइज्ड वुडन ब्लॉक होगा जिसको आप अपनी कॉलोनी की सरफेस के ऊपर टच करवाएंगे, और उसके बाद आप इसको किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड एगर मीडिया प्लेट के ऊपर आराम से टच कर सकते हैं, ताकि आप इसको बिल्कुल एक जैसा ठप्पा होता है उस तरह आप रेप्लिका प्लेटिंग तैयार कर सकें. बहुत ज़्यादा भी आप इससे आराम से तैयार कर सकते हैं, और एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे कॉलोनी होगी जिस पे मदर वाले प्लेट पे कॉलोनीज मौजूद हैं. अच्छा, हम इसमें से एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि फ्लिप कर जाए, हम एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं, और वो काम ये होता है जनाब कि हम अपनी जो पेट्री प्लेट है उस पे हम 2 जगहों पर निशान लगा देते हैं.
वो निशान इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि हम जब कॉलोनी को पिक कर दें, वापस से मदर प्लेट की तरफ आएँ, तो हम एग्जैक्टली सही वाली कॉलोनी को पिक करें और ऐसा ना हो कि हमारी जो प्लेट है वो रोटेट कर गई है तो हम रॉन्ग कॉलोनी को पिक कर लें। सिमिलरली जो हमारा नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर भी हम उन्हीं जगहों के ऊपर स्पॉट लगाते हैं ताकि हमें पता रहे और हम उसको अलाइन कर सकें विद द मदर प्लेट। अच्छा, जैसे हमने कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन की है, इसी तरह हम प्लाक लिफ्ट हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं। प्लाक लिफ्ट हाइब्रिडाइजेशन के लिए प्लाक्स आर बिकॉज दे इंडिकेट कि कहाँ पे हमारे वायरस सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं। तो अब हमने वायरसेस की डिटेक्शन के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन या फिर इस प्लाक को हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले बैक्टीरियल लॉन बनाना होगा। बैक्टीरियल लॉन कैसे बनेगा? पहले तो मैंने आपको कहा ना कि हमें कॉलोनीज चाहिए। हमने दूर दूर अपने बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो कराना है ताकि हम कॉलोनीज को पिक कर सकें। अब मैं आपको इसकी बिल्कुल ऑपोजिट बात बताऊंगी। मैं आपको ये कहूँगी कि हमें बैक्टीरिया ऐसे ग्रो कराना होगा एगर मीडियम के ऊपर कि पूरी पेट्री प्लेट के ऊपर वो एक घास की तरह हर जगह उगा हुआ हो। जैसे एक लॉन होता है, लॉन में हर जगह घास लगी हुई होती है, इसी तरह इस बैक्टीरियल एगर सरफेस के ऊपर हर जगह बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होगा। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बैक्टीरिया के ऊपर हमने बैक्टीरियोफाज को ग्रो कराना है। अब जब हम इसके ऊपर इनोकुलेट करेंगे बैक्टीरियोफाज, तो जहाँ जहाँ पे सक्सेसफुल इनोकुलेशन हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे वायरसेस सक्सेसफुली बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर होकर लाइटिक साइकिल में को ऑप्ट करेगा, तो वहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे क्लियर जोन्स बननी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बैक्टीरियल लॉन है, इसके बीच में क्लियर जोन्स मौजूद हैं। सो दीज क्लियर जोन्स आर कॉल्ड प्लाक्स एंड दीज आर द इंडिकेटर ऑफ द फैक्ट दैट बैक्टीरियोफाज आर ग्रोइंग हेयर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे सक्सेसफुली बैक्टीरिया के बीच में उसको इन्फेक्ट किया था, ग्रो किया था और अब यहाँ पे इनके क्लियर जोन बन गई है। तो अब हमें क्या करना है? जब हम बैक्टीरियोफाजिस को भी यूज़ कर सकते हैं एज आर फॉर मेकिंग आर जीनोम, फॉर मेकिंग आर लाइब्रेरीज, फॉर यूजिंग देम एज वेक्टर्स। तो हमने ये बैक्टीरियोफाजिस लिए। ये देखो टॉपिक क्या है, हमारे पास एक तरफ सेलुलर जीनोम है जिसको हमने कट कराया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, उसके छोटे छोटे पीसेस बन गए। उन पीसेस को हमने इंसर्ट कराया इनटू द वायरल जीनोम और अब हम इसको वापस से पैक कराएंगे इनटू द वायरल हेड और फिर हमारे पास ये हाइब्रिड फाजिस तैयार हो गए हैं। अब ये हाइब्रिड फाजिस जब हम बैक्टीरियल लॉन के ऊपर इनोक्यूलेट कराएंगे तो ये इन्फेक्ट करने के बाद सेल को लाइज करेंगे, क्लियर प्लाक्स बना देंगे और अब हमें फिगर आउट करना होगा कि इन प्लाक्स में से कौन से प्लाक्स हैं जिसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। तो बाकी स्टेप्स सिमिलर है टुवर्ड्स जस्ट लाइक द कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। यू हैव टू प्लेस द नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन ऑन टॉप ऑफ इट। उसके बाद आप इसको उठाएंगे, आप इसको हीट फिक्स करेंगे। हीट फिक्स करने के बाद आप इसको प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कराएंगे। हाइब्रिडाइज कराने के बाद आप देख लेंगे सिग्नल कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे जिस प्लाक के लिए सिग्नल आ रहा है वी विल गो बैक टू द मदर प्लेट और हम उस प्लाक को वहाँ से उधर से पिक करेंगे और फिर हम इसको यूटिलाइज करेंगे फॉर इन्फेक्टिंग बैक्टीरियल होस्ट विच वी हैव ग्रोन इन अ फ्लास्क इन लार्जर क्वांटिटी। विद दिस अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी पता है और प्लाक लिफ्ट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी पता है। अगर आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो काइंडली आप अपने CR या GR को फॉरवर्ड कर दें रिकॉर्ड करके या फिर टाइप करके और आपके CR GR वो मुझ तक पहुंचा देंगे एंड आई विल गेट बैक टू यू। या तो मैं इसका रिकॉर्डेड आंसर दे दूंगी या फिर मैं आपसे इन पर्सन ऑफिस में डिस्कस कर लूँगी। बेहतर यही होगा कि मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको आंसर सेंड कर दूँ। Okay, now we are moving towards another practical application of the hybridization known as dot blot hybridization. ये हम diagnostic purposes के लिए यूज़ करते हैं और इसमें allele specific oligonucleotides यूज़ होते हैं जिनको हम ASOs भी कहते हैं। So ASO stands for allele specific oligonucleotides. अच्छा जी,
दो तरह की हमारे पास डॉट प्लॉट्स होते हैं, डायरेक्ट डॉट प्लॉट और रिवर्स डॉट प्लॉट। रिवर्स डॉट प्लॉट में आप देखो क्या कहा जा रहा है कि एएसओ प्रोब्स को हम लेबल नहीं करेंगे और उनको हम इमोबिलाइज करेंगे मेम्ब्रेन पर और उसके ऊपर हम टारगेट डीएनए को डालेंगे। जबकि डायरेक्ट डॉट प्लॉट हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हम टारगेट डीएनए को इमोबिलाइज करते हैं ऑन द सरफेस और प्रोब्स को उसके ऊपर ऐड करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन इमेजिन कि आपने ये डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाया है डेंगू के लिए या कोविड के लिए, तो फिर आप पेशेंट डीएनए को इमोबिलाइज पहले करके नहीं रख सकते। आप अपने जो प्रोब्स हैं जो कि आपने इस इन्फेक्शियस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए डिज़ाइन किए हैं, उन्हीं को आप मेम्ब्रेन के ऊपर इमोबिलाइज करके मार्केट करेंगे। ठीक है, तो रिवर्स डॉट हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पसेस। सो फॉरवर्ड वाला आपका रिसर्च में तो ठीक है, लेकिन आपकी जो कमर्शियल सेटअप्स हैं उसके लिए ज़्यादा फिजिबल सिचुएशन नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट अलील्स आर। अलील्स आर द वंस जो कि एक ही पोजीशन के ऊपर, लाइक क्रोमोसोम की एक ही न्यूक्लियोटाइड पोजीशन के ऊपर जब आपको डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो वो अलीलिक चेंजेस कहलाएंगे या वेरिएंट्स कहलाएंगे। इसके लिए आप इमेजिन करें कि आपके पास एक डीएनए स्ट्रैंड है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है और उसमें लेट से जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है उससे 50,000 पोजीशन पर जी अलील मौजूद है। ठीक हो गया। अब आप अपनी पूरी क्लास में इसी पोजीशन पर चेक करते हैं कि क्या जी मौजूद है या नहीं है। तो जब हम उस पोजीशन पे हमने चेक किया सबका डीएनए, तो हमें लेट से 50% क्लास में जी मिला, 20% क्लास में मुझे सी मिला इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और लेट से जो हमारे पास रिमेनिंग रह गई हैं 15 उसमें हमारे पास, या फिर हम यूँ कर लेते हैं 17% में हमारे पास ए मिला और 13% में हमारे पास टी मिला। तो पोजीशन तो एक ही थी, लेकिन क्लास में 50% के पास जी था उस पोजीशन पे, 20% के पास सी था इस पोजीशन पे, 17% के पास टी था इस पोजीशन पे और 13% के पास ए था इस पोजीशन पे। तो हम कहेंगे कि इस पोजीशन के ऊपर 4 अलील्स हैं, टेट्रा अलीलिक है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हमने यही पोजीशन चेक की अपने क्लास में और हमें इस पोजीशन पे सिर्फ 3 मिला, या हमने पूरी पॉपुलेशन को चेक किया, पाकिस्तानी पॉपुलेशन का या ह्यूमन पॉपुलेशन को, और हमें इसमें सिर्फ 3 अलील्स मिले, ए सी और जी, तो हम इसे कहेंगे ये ट्राई अलीलिक है। अगर हमें इस पोजीशन पे सिर्फ 2 अलील्स मिलते हैं, सी और जी या फिर जी और ए, तो हम कहेंगे ये बाई अलीलिक है। और अगर इस पे हमें पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में जी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, तो हम कहेंगे ये मोनो अलीलिक है एंड इट इज़ कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड। इसमें जब से ह्यूमन बीइंग बना है तब से लेकर आज तक सिर्फ जी अलील ही एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो चेंजेस आ जाती है न्यूक्लियोटाइड में, इट कुड बी बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। लेट से हम थैलेसीमिया की म्यूटेशन चेक करें या सिकल सेल एनीमिया की म्यूटेशन चेक करें, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज। तो अब इसको डिटेक्ट करने के लिए हम 2 अलील स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स बनाएंगे, और एक में हमारे पास इस पोजीशन पे जी मौजूद होगा, दूसरे में इस पोजीशन पे सी मौजूद होगा। मैं इस पर्टिकुलर केस की बात कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो हमें पोजीशन दिखाई गई है उस पर 2 अलील्स पॉसिबल है, आइदर जी या फिर सी। जैसे कि आप यहाँ पे देखें जी और सी है, तो अगर आपने प्रोब ऐसा डिज़ाइन किया है, जो स्टील कलर में आप इस प्रोब को देख सकते हो ऊपर मौजूद है, अगर ये 100% मैच है तो हमारे पास स्टेबल डीएनए हाइब्रिड बनेगा। अगर सिंगल मिसमैच आएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, और इसकी हेल्प से हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। केयरफुली लुक एट दिस फिगर। आपको एक जीन सीक्वेंस नज़र आ रहा है, नॉर्मल जीन सीक्वेंस और म्यूटेंट। ये सिकल सेल एनीमिया का केस है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें कोडॉन नंबर देख लें 1 2 3 4 5 6 कोडॉन नंबर,
जिसमें आपको GAG नज़र आ रहा है। सो GAG कोड्स फॉर ग्लूटामेट, जबकि म्यूटेशन की वजह से इसका जो सेंट्रल ए है, एडेनिन है, वो कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। अब हमारे पास जो कोडॉन है वो GAG नहीं रह गया बल्कि GTG हो गया। GTG एनकोड्स फॉर वेलिन। सो जो पहले ग्लूटामेट था वो वेलिन में कन्वर्ट हो गया है। इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज की वजह से अमाइनो एसिड में चेंज आया है, ठीक है। और इस म्यूटेशन को हम मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। जब म्यूटेशन के नतीजे में एक अमाइनो एसिड कोडॉन स्टॉप कोडॉन में चेंज हो जाए तो वो नॉनसेंस म्यूटेशन होती है। और अगर हमारे पास इस म्यूटेशन की वजह से जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से अमाइनो एसिड चेंज नहीं हो रहा, डिजेनरेसी ऑफ कोडॉन मौजूद है, तो इसको हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। ओके, वापस आते हैं। अब हमारे पास ये जो म्यूटेशन है ये अमाइनो एसिड चेंज का कॉज करा रही है और उसकी वजह से एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कॉज हो रहा है जिसको आप सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम डॉट प्लॉट की हेल्प ले सकते हैं। हम दो इसमें प्रोब्स डिज़ाइन करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं टॉप वाला जो ग्रीन है वो अलील स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड नॉर्मल हमारे वेरिएंट के लिए है, जबकि जो हमें रेड में नज़र आ रहा है BS बीटा S ASO ये हमारे म्यूटेंट म्यूटेंट सिचुएशन के लिए है। अच्छा, अब हमने क्या करना होगा, हमने इन प्रोब्स को हाइब्रिडाइज करा सकते हैं हम एक सरफेस के ऊपर। तो फर्स्ट वन वाली जो सिचुएशन है, अगर हमारे पास एक नॉर्मल पर्सन है तो हमारा पास जो नॉर्मल पर्सन है वो पॉजिटिव हमें देगा, सिग्नल देगा व्हेन इट कम्स टू द नॉर्मल ASO, जबकि जो हमारे पास होमोजाइगस म्यूटेंट पर्सन होगा उसमें किसी सूरत पॉजिटिव सिग्नल नहीं आएगा। बट कीप इन माइंड इफ़ वी आर स्क्रीनिंग द होल पॉपुलेशन और हमारे पास हीट्रोजाइगोट्स ही मौजूद हैं, तो हीट्रोजाइगोट्स में चूंकि एक नॉर्मल अलील और एक म्यूटेंट अलील होती है, तो आप देखें कि जो नॉर्मल अलील की प्रेजेंस की वजह से ये हमें पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। अब बॉटम पे आप म्यूटेंट प्रोब को देखें। म्यूटेंट प्रोब की केस में जो होमोजाइगस नॉर्मल है वो कभी भी सिग्नल नहीं देगा, जबकि जो हमारे पास होमोजाइगस म्यूटेंट है उसमें पॉजिटिव सिग्नल आएगा, और जो हमारे पास हीट्रोजाइगोट है उसमें भी पॉजिटिव सिग्नल आएगा क्योंकि उसके पास एक म्यूटेंट कॉपी अलॉन्ग विद एक नॉर्मल कॉपी मौजूद है। तो व्हेन वी विल बी चेकिंग दीज रिजल्ट्स ऑफ द नॉर्मल ASO एंड द म्यूटेंट ASO, तो उसके रिजल्ट्स हमें बताएंगे वेदर अ पर्सन इज होमोजाइगस नॉर्मल, होमोजाइगस म्यूटेंट और हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट के केस में नॉर्मल प्रोब पे भी रिजल्ट आएगा और फिर म्यूटेंट प्रोब पे भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आएगा। अब इस प्रोब को हम फिक्स कैसे करते हैं, इस डॉट ब्लॉट को हम फिक्स कैसे करते हैं। साइड पे आप देखिए, आपको प्लास्टिक की एक नज़र आ रही है छोटी सी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्लेस करते हैं ऑन टॉप ऑफ द स्ट्रिप्स और फिर हम इन वेल्स में 1 or 2 माइक्रोलीटर ऑफ द प्रोब पोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइपेट। और चूंकि ये छोटे छोटे नीचे होल्स मौजूद हैं तो वहीं पे जाके हमारा ये जो प्रोब है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और लेटर उसको आप आराम से फिक्स करा सकते हैं। यहाँ पे आपको पुरानी एक सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें आपके पास अगर वो कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, प्लास्टिक असिस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है तो आप सिंपली प्लेन पेपर के ऊपर पेंसिल की हेल्प से निशान लगा के या अपने अंदाजे के हिसाब से या इस पेपर के साइड पर स्केल को रखकर कुछ कुछ फासले पर, एक यूनिफॉर्म फासले पर, इट कुड बी 1/2 सेंटीमीटर अपार्ट, और आप इन छोटे छोटे ड्रॉप्स को लगा सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको हाइब्रिडाइज करने के बाद सिग्नल्स अचीव करेंगे तो आपके पास सिग्नल्स, अगर ये रेडियो लेबल है तो ब्लैक कलर के सिग्नल आएंगे, अगर फ्लोरेसेंट है तो आपकी जो फ्लोरेसेंस आपने यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे। नाउ आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो लुक एट द लिंक्स जो मैंने आपको YouTube लिंक्स दिए हैं, इन पे देख लें, आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको हम कैसे असेंबल कर सकते हैं। फिर आप नोट करें स्लाइड नंबर 27 पे, पोलीपायरिमिडीन ट्रैक विद इन इंट्रॉन 8 ऑफ द CFTR जीन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉट ब्लॉट की हेल्प से इस पोलीपायरिमिडीन ट्रैक को आइडेंटिफाई किया है। ये जो आपको CFTR जीन का नज़र आ रहा है, दिस इज सिस्टिक फाइब्रोसिस रिसेप्टर जीन। अच्छा, आप देखें जो आपको पेशेंट्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 पेशेंट्स के लिए आपने स्ट्रिप्स को रेडी किया है और आपके पास प्रोब्स मौजूद हैं 5T वेरिएंट के लिए, 7T वेरिएंट के लिए और 9T वेरिएंट के लिए। तो आप देखें पेशेंट नंबर 1 और 2 है पॉजिटिव फॉर 5T वेरिएंट, जबकि आपके पास जो पेशेंट नंबर 4 3 4 5 और 6 7T वेरिएंट के लिए पॉजिटिव है, जबकि 9T वेरिएंट के लिए आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 और 6। तो इस तरह आप देख सकते हैं इनमें से कौन कौन हीट्रोजाइगोट्स हैं। आप देखो जो आपके पास पेशेंट 1 है वो हीट्रोजाइगोट है 5T और 9T के लिए, जबकि आपके पास जो पेशेंट नंबर 5 है वो सिर्फ होमोजाइगस म्यूटेंट है फॉर 7T। तो इस तरह करके आप अपने रिजल्ट्स को आराम से इंटरप्रेट कर सकते हो। फिर देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस अलील, ये जो इसकी बहुत प्रेवलेंट म्यूटेशन है दैट इज डिलीशन एट 508 पोजीशन, 3 बेस पेयर डिलीशन होती है AGA की। इसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट प्लॉट इन द फैमिली। आपको टॉप पे पेडिग्री नज़र आ रही है और पेडिग्री के बिल्कुल नीचे आपको डॉट प्लॉट के रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं और आपको ये भी बताया जा रहा है फर्स्ट वाली लेन में नॉर्मल आपने अलील्स यूज़ की, अलील स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब यूज़ किया है और बॉटम वाले पे आपने ये जो है एस्पार्टेट 508 का स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब यूज़ किया है। तो आप देखें पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स को देखेंगे तो पेरेंट्स के बिल्कुल नीचे इनके डॉट ब्लॉट रिजल्ट है। 1 वाले के नीचे जो कि फादर है उसको आप देखें, ही इज हीट्रोजाइगोट बिकॉज ये नॉर्मल पे भी रिजल्ट दे रहा है और ये म्यूटेंट पे भी रिजल्ट दे रहा है। मदर को देखें वो भी हीट्रोजाइगोट है क्योंकि वो नॉर्मल और म्यूटेंट दोनों पे रिजल्ट्स दे रही है एंड दैट इज़ वेरी मच ट्रू बिकॉज ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और यही एंटिसिपेटेड रिजल्ट थे फॉर द पेरेंट्स। बट जब हम इसको बच्चों के लिए देख रहे हैं तो जो रेड सर्कल हमें नज़र आ रहा है अफेक्टेड फीमेल नज़र आ रही है, शी इज़ होमोजाइगस पॉजिटिव फॉर द म्यूटेंट अलील ASO ओनली, जबकि नॉर्मल ASO पे आपको इसके लिए कोई सिग्नल नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको जो सेकेंड नंबर पे सिबलिंग नज़र आ रहा है जो कि मेल है उस पर आप सिर्फ नॉर्मल वाले पे सिग्नल देख रहे हैं तो हम कहेंगे ये होमोजाइगस नॉर्मल है, जबकि जो थर्ड नंबर पे हमें फीमेल सिबलिंग नज़र आ रही है शी इज़ पॉजिटिव फॉर बोथ द ASOs इंडिकेटिंग शी इज़ हीट्रोजाइगोट। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें थोड़ी सी पुरानी स्टडी है बीटा थैलेसीमिया की, मगर यहाँ पे आप डॉट ब्लॉट को आसानी से देख सकते हैं कि वो कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हुए आपको कहानी बता रहा है, आपको पिक्चर बता रहा है कि वेदर अ पर्सन इज एक्सक्यूज मी नॉर्मल और म्यूटेंट। तो आपको यहाँ पे होमोजाइगस -88, होमोजाइगस -29, सिकल सेल हीमोग्लोबिन और इसके अलावा कोडॉन 24, IVS, ये जो आपको होता है ना इंटरविनिंग सीक्वेंसेस 1 to 5 और इस तरह बाकी आपको कोडॉन नंबर्स वाले भी नज़र आ रहे हैं। तो आराम से आप इन रिजल्ट्स को देखते हुए बता सकते हैं वेदर अ पर्सन इज म्यूटेंट और नॉर्मल। नाउ लेट्स सी कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फॉर आवर हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शंस। वी कैन मेक यूज़ ऑफ रेट इन्हांसर्स, वी कैन ऐड डिटर्जेंट्स, वी कैन ऐड ब्लॉकिंग एजेंट्स, डीनेचरेंट्स, हेटेरोलोगस DNA एक्सेट्रा। सो रेट इन्हांसर्स के लिए आप यूज़ करते हैं डेक्स्ट्रन सल्फेट जो कि इंक्रीज़ करते हैं रेट एंड एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को। डिटर्जेंट्स या ब्लॉकिंग एजेंट के तौर पे आप यूज़ करते हैं ड्राइड मिल्क, हेपरिन या डिटर्जेंट्स लाइक सोडियम डोडिसाइल सल्फेट को। क्यों? ताकि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना हो। देखिए आपने ये मेम्ब्रेन यूज़ किया, ये मेम्ब्रेन है और जो मेम्ब्रेन है वो देखिए वहाँ पर जो भी सरफेस अनऑक्यूपाइड है वहाँ पे जाके प्रोब बाइंड कर सकता है और जब आप उसका सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे तो वो सिग्नल आपको
रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट्स शो कर सकता है। तो हम इसलिए क्या करते हैं, जब हम अपने डीएनए को फिक्स कर देते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, तो फिर हम इसको थोड़ी देर डिप रखते हैं किसी भी ड्राइड मिल्क के अंदर, लाइक आप नीडो में उसको डिप करके रखते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी डिड इन द पास्ट, दिस इज़ व्हाट आई डिड इन द पास्ट ड्यूरिंग माई एक्सपेरिमेंटेशन, पीएचडी एक्सपेरिमेंटेशन। तो आप उस ड्राइड मिल्क के साथ में डिप करने की वजह से क्या होगा, जितनी भी अनऑक्यूपाइड स्पेस है वो ब्लॉक हो जाएगी। अब जब हम इसमें प्रोब डालेंगे तो प्रोब के पास सवाए अपने कॉम्प्लीमेंटारिटी की बेसिस पर टारगेट डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी सरफेस मौजूद नहीं होगी जहाँ पे ये एड्जॉर्ब हो सके। तो इसलिए इस तरह हमें किसी भी किस्म का फॉल्स सिग्नल नहीं मिलता। इसके अलावा वी कैन मेक यूज ऑफ नेचुरेंट्स लाइक यूरिया और फॉर्मामाइड, एंड दैट डिप्रेस द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द हाइब्रिड। एज अ रिजल्ट इट रिड्यूस द रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको ईजी हैंडलिंग देते हैं। हेट्रोलोगस डीएनए आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ प्रोब टू द नॉन होमोलोगस डीएनए ऑन द प्लॉट। With this we are moving towards the in situ hybridization, जिसको आप इश भी कहते हैं, जो आपको रियल सिचुएशन के बारे में बता सकती है। क्रोमोसोमल इश भी हो सकती है, अगर आपने फ्लोरेसेंस यूज़ किया तो आप उसको फिश कहेंगे। यू विल एयर ड्राई द मेटाफेज क्रोमोसोम, देन यू विल ऐड द प्रोटीनेज के एंड आरएनएज ताकि वो लूजन अप हो जाए, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो सके। देन यू ऐड फॉर्मामाइड टू डीनेचर द डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आप प्रोब यूज़ करते हैं ताकि आप अपनी जीन्स को या आइडेंटिफाई कर सकें इन रियल सिचुएशन। टिश्यू इश इज़ ऑल्सो देयर, उसके लिए आपको टिश्यू के थिन स्लाइसेस काटने होते हैं, उसके लिए जो मशीन होती है उसको क्रायोस्टेट कहा जाता है। उसके बाद आप उसको ग्लास स्लाइड पे माउंट करते हैं और आप इसमें प्रोब्स यूज़ कर सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए या फिर एंटीसेंस आरएनए राइबो प्रोब्स। लुक एट दिस स्लाइड नंबर 34, ये मैं आपको प्रोब्स में पढ़ा भी चुकी हूँ। आपको मैंने बताया था कि जब आरएनए प्रोब्स आपको चाहिए होते हैं तो आप उसको एक्सप्रेशन वेक्टर में इंसर्ट करते हैं उस पर्टिकुलर जीन को जिसके अगेंस्ट आपको प्रोब चाहिए, और वहाँ पे आप लेबल्ड राइबो प्रोब्स देते हैं ताकि इंटरनल लेबलिंग के ज़रिए वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। विद दिस मैं आपको एक फ्लोरेसेंस की बहुत अच्छी फिश टेक्निक की एग्जाम्पल देने जा रही हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है नॉर्मल लिवर और एल्ब्यूमिन को इसमें फोकस किया गया है, और साइड साइमल्टेनियसली जो आपको साइड पे नज़र आ रहा है सेगमेंट, यहाँ पर आप एक मेटास्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा देख सकते हैं, सेकेंडरी लिवर कैंसर वाला। तो आप देखें यहाँ पर दो तरह के फ्लोरेसेंस को यूज़ किया गया है, एक पिंक कलर है और एक ब्लू कलर है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि पिंक कलर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू कलर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके जी, अब यहाँ पर आप देखें, आपको यहाँ पे लिवर की स्लाइड नज़र आ रही है और आपको दिखाया जा रहा है पिंक कलर में एल्ब्यूमिन को। आप देखें यहाँ पे काफ़ी यूनिफॉर्मली आपको पिंक कलर नज़र आ रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है क्वाइट हायर एक्सप्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन या हाई लेवल्स ऑफ एल्ब्यूमिन एक्सप्रेशन को ये दिखा रहा है। और इसके बीच में जो आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ये बाइल डक्ट्यूल्स हैं, ठीक है। बाइल जो डक्ट्स होते हैं इनमें एल्ब्यूमिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता, इसलिए इन डक्ट्स में आपको पिंक कलर, एल्ब्यूमिन का जो पिंक कलर जिसके ज़रिए जिस फ्लोरेसेंस के ज़रिए एल्ब्यूमिन को हाईलाइट किया गया है वो नज़र नहीं आ रही डक्ट्यूल्स में। अब यहाँ पे देखें ये एक मेटास्टैटिक लिवर है, सेकेंडरी लिवर कैंसर है, जिसमें कंप्लीटली या टोटल लैक ऑफ एल्ब्यूमिन एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। सिर्फ आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है डक्ट्यूल्स का, ठीक हो गया। अच्छा, इन सारी चीज़ में आप ये भी देख सकते हो, आपको जो टॉप राइट कॉर्नर पे हैंड कॉर्नर पे एक स्लाइड और नज़र आ रही है जिसमें आप एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं, और यहाँ पे हाउस कीपिंग जीन का एक्सप्रेशन दिखाया जा रहा है। हाउस कीपिंग जीन्स वो होती हैं जो लामोहला चाहे वो नॉर्मल सिचुएशन हो या चाहे वो डिजीज़ कंडीशन हो, वो हर हाल में अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होती हैं, एंड दे विल सर्व एज द पॉजिटिव कंट्रोल।
जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि पॉजिटिव कंट्रोल होगा तो तब आपके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो वैलिड कंसिडर होंगे। फिगर नंबर 20.13 देखें। अगेन इसमें आपको एक इश नज़र आ रहा है और इस बेसिकली दिस इज फिश क्योंकि फ्लोरेसेंस के ज़रिए इसको हाईलाइट किया गया है। एंड हेयर अ ज़ेब्रा फिश एम्ब्रियो एट 48 hours आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज बीइंग शोन and it is specifically indicating the expression of ATP2A1 messenger RNA. अब ये कौन सी जीन है? This is the gene which encodes a muscle specific calcium pump. और ये जो आपको डार्क ब्लू कलर का स्टेन नज़र आ रहा है, दिस इज़ द वन इंडिकेटिंग इट्स एक्सप्रेशन। तो अगर आप देखें जहाँ जहाँ पे आपको मसल सेल्स नज़र आ रहे हैं अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ वहाँ आपको इसका एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, और जहाँ पे मसल सेल्स नहीं है वहाँ पे आप इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं देख रहे हैं। तो एक्सीलेंट वे से ये आप प्रोब यूज़ करेंगे और ये जो फ्लोरेसेंस टेक्निक्स यूज़ करेंगे, आपको ईजिली एक्सप्रेशन नज़र आ जाएंगी अपनी पर्टिकुलर डिज़ायर्ड जीन की। अब इसको आप देखें, आई कंसिडर इट एज वन ऑफ माई फेवरेट स्लाइड्स क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीप्लेक्सिंग नज़र आ रही है फिश की। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर का भी आपको फ्लोरेसेंस नज़र आ रही है, ग्रीन नज़र आ रही है, येलो नज़र आ रही है, रेड नज़र आ रही है, और इसके अलावा आपको पिंकिश कलर की भी नज़र आ रही है। तो 5 जीन्स को एट अ टाइम इसमें चेक किया गया है, सॉग, एंड, MSH, WG एंड EN, और आप देख सकते हैं इनकी सेगमेंटल एक्सप्रेशन है, कुछ का वर्टिकल है और कुछ का हॉरिजॉन्टल है। ओके जी, सो जो फिश है यू कैन यूज इट फॉर जीन मैपिंग, टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज, एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एबरेशंस, ploidy determination, etc. It could be centromeric fish probes, there could be telomeric fish probes, whole chromosome paints और the locus specific. तो जो सेंट्रोमेरिक होंगे वो सिर्फ सेंट्रोमेयर को आइडेंटिफाई करेंगे, टीलोमेयर्स वाले सिर्फ टीलोमेयर को, होल क्रोमोसोम वाले जो है ना पूरे क्रोमोसोम के हिसाब से आप डिज़ाइन करेंगे, और लोकस वाले सिर्फ एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास पूरे पूरे क्रोमोसोम भी पेंट हुए हुए हैं अलग अलग कलर्स में। आप ट्रांसलोकेशन को चेक कर सकते हैं क्रोमोसोम पेंट्स के ज़रिए, आप सेंट्रोमियर्स को चेक कर सकते हैं, और आप पर्टिकुलर लोकस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम मल्टी कलर फिश के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरियोटाइपिंग इज़ एक्सट्रीमली ईजी दीज डेज बिकॉज ऑफ दीज फ्लोरेसेंट प्रोब्स, क्योंकि अब आपको 10-10 दिन नहीं लगाने पड़ते एक सिंगल कैरियोटाइप के लिए, रादर आप प्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं। हर क्रोमोसोम के लिए अलग कलर प्रोब्स अवेलेबल हैं। तो अब जब आप इसको अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से अलाइन करेंगे तो आपको आराम से ये कैरियोटाइप के बारे में इंसाइट्स मिल जाएंगी, आपको ट्रांसलोकेशंस पता चल जाएंगी, आपको ट्राइजोमीज पता चल सकती हैं, आपको मोनोसोमीज पता चल सकती हैं, आपको डुप्लीकेशंस पता चल सकती हैं विद इन अ क्रोमोसोम, और इसके अलावा आपको ट्रांसलोकेशन तो आराम से ही पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? सपोज आप देयर इज अ ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 2, तो फिर आपको क्रोमोसोम 1 पे रेड कलर नज़र आ रहा होगा अलॉन्ग विद द येलो, और क्रोमोसोम 2 पर रेड के साथ येलो नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आपको आराम से ट्रांसलोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। बाय द वे दिस कैरियोटाइप बिलोंग्स टू अ फीमेल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एंड पर आपके पास एक्स के 2 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है, आप इसको डीनेचर करेंगे, क्रोमोसोम को प्रोब्स को डीनेचर करेंगे, आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे और फ्लोरेसेंस स्टेनिंग की हेल्प से इसको देख लेंगे। दिस इज़ हाउ अ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप लुक्स। इसमें आपके पास CCD कैमरा होता है, फिल्टर्स होते हैं, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जो कि उसको अलाइन करने में आपको हेल्प करता है। यू कैन सी दिस इज़ हाउ द सॉफ्टवेयर अलाइंस। अब आपको एक एक को पकड़ पकड़ के देखना नहीं होता। सो इट हैज़ रियली रिड्यूस द टाइम इट टेक्स टू डू द कैरियोटाइपिंग। लेस देन 24 आवर्स में आपको कैरियोटाइप के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। हाँ, अलबत्ता आपको बहुत स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स रखने होंगे ताकि आपको किसी किस्म के जो फॉल्स पॉजिटिव्स ना मिल सकें।
Then comes the last thing is signal visualization. रेडियो एक्टिव को आप ऑटो रेडियोग्राफी से करेंगे, फ्लोरेसेंस को आप माइक्रोस्कोपी से चेक करेंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को आप अल्कलाइन फॉस्फेटेज या हॉर्सिडिश पेरोक्सीडेज को आप चेक करेंगे, सिग्नल्स जो भी उसके आ रहे हैं या फिर कलरलेस कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड में चेंज हो रहा है, और अगर आपके पास वीकर सिग्नल है तो आप उसको मैनीफोल्ड एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। येट अनदर फेवरेट स्लाइड ऑफ माइन जिसमें आपको मल्टीप्लेक्सिंग नज़र आ रही है,